नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट घटना चक्र एमसीक्यू देख रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है। पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम भूगोल देख लिए थे, इतिहास देख लिए थे। आज हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए हम देखते हैं। इसके पहले यदि आप लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हैं। तो चलिए हम हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट करा देते हैं। आज हम इंडियन इकॉनमी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को शेयर आप लोग कर दिया करिए, उन्हें तो ज़रूर किया करिए जिन्हें आवश्यकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हम भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1911 तक की देखते हैं। तो इसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना जो क्वेश्चन बने हैं उसे देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तेज, सतत और सम्मिलित विकास। डिटेल देखते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख संकेतक लक्ष्य क्या कह रहे हैं? तो जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 8% रहा है, कृषि में वृद्धि दर 4% रहा है, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर रही है, और प्रत्येक राज्य को औसतन उच्च आर्थिक वृद्धि दर 11वीं योजना की तुलना में प्राप्त करनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो क्या है? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया है। डिटेल देख लेते हैं थोड़ा। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय स्तर 20,000 रुपये है, तथा उनके पास 2 एकड़ से कम भूमि हो, उसके पास टीवी एवं रेफ्रिजरेटर न हो। नवीं पंचवर्षीय योजना में 6,50,000 बीपीएल परिवार थे। वर्ष 2002 में प्राप्त सर्वेक्षण में 3,87,000 परिवारों की पहचान की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना का कार्य प्रारंभ किया। कब? तो 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना का कार्य प्रारंभ किया। वर्तमान में इसके आंकड़ों के मुताबिक सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों, हरित क्रांति से क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला है? तो 1967 से 1990 तक चला है हरित क्रांति आंदोलन। डिटेल देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967 से 68 से 1979 से 80 तक एवं विकसित हरित क्रांति 1980 से 81 से 1989 से 90 तक चली थी। अतः विकल्प डी अभीष्ट उत्तर है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1965 से 66 से 1980 से 81 तक चला है। 1965, 66 से 1980, 81 तक चला है पहला चरण हरित क्रांति का।
प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्होंने भारत में उच्च उत्पादक बीजों गेहूं का विकास किया। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। चलिए दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से देख लेते हैं क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं। तो 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो कौन रहा है? भारत रहा है। डिटेल देखते हैं। 2017-18 के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था। भारत में वर्ष 2017 से 18 के दौरान दूध उत्पादन विगत वर्ष 2016-17 की अपेक्षा 6.6% बढ़ के कितना हो गया? तो 17.63 करोड़ टन रहा है। 2018-19 के दौरान विश्व में दूध उत्पादन में भारत प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय और पाकिस्तान तृतीय स्थान पे है। 2018-19 के आंकड़े के अनुसार भारत पहले स्थान पे, अमेरिका दूसरे और पाकिस्तान तीसरे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार से जो क्वेश्चन बने हैं, तो यहाँ देखते हैं बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन क्या है? तो डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। बिटकॉइन जो है डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। आगे देखते हैं बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जाता है। बिटकॉइन अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अवमूल्यन का अर्थ है, देखते हैं क्या है अवमूल्यन का अर्थ। तो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना अवमूल्यन है। घरेलू मुद्रा का मूल्य को घटा देना ही अवमूल्यन है। डिटेल देखते हैं। अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना। ऐसी स्थिति तब प्रयोग में लाई जाती है जब देश में भुगतान में मौलिक असंतुलन आ जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन से अवमूल्यन करने वाले देश के आयात महंगे तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं और देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है। निर्यात बढ़ जाता है। जो देश अपने यहाँ मुद्रा का अवमूल्यन करता है वहाँ का, क्योंकि वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, मूल्य में गिरावट आ जाती है उस देश के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाएं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। सत्य है। भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। सही है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग तथा वितरण में सहयोग करता है। ये भी सही है। देखते हैं ऑप्शन जो है उपर्युक्त में से सही कथन का चयन करिए। तो क्या है? तीनों सही है। 1 2 3 तीनों सही है। डिटेल देखते हैं। पूंजी खाता परिवर्तनीयता भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? घटी हुई CRR और SLR, ठीक है, ये भी है। तो ब्याज दर का विनियमन, ये भी है। नई पीढ़ी बैंक, ये भी है। और वर्धित SLR यही नहीं होगा। ये ऑप्शन डी नहीं होगा। वर्धित SLR भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल नहीं किया जाता है। अन्य सभी विकल्प बैंकिंग सुधारों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है? तो द्रव्यता अनुपात क्या है? चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात है। चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात होता है, जैसे सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? तो वाणिज्यिक बैंक को। किसके द्वारा सर्वाधिक ऋण प्रदान किया गया है? तो वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को वाणिज्यिक बैंक सबसे अधिक उधार प्रदान करता है। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को वाणिज्यिक बैंक सबसे अधिक उधार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इन बैंकों का अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था। ये राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े उधारदाता हैं। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। डिटेल देखते हैं। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके पूर्व 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े सरकारी बैंक बनाए, जिसमें कुल 12 सरकारी बैंक हैं। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े सरकारी बैंक बनाए, जिसमें कुल 12 सरकारी बैंक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की है? तो ICICI बैंक सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की है, ICICI बैंक। डिटेल देखते हैं। भारत में वर्ष 1998 में ICICI बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। ATM का सर्वप्रथम भारत में संचालन वर्ष 1987 मुंबई में HSBC बैंक द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? कौन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो इलाहाबाद बैंक, ये भी है। पंजाब नेशनल बैंक, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। कौन सा नहीं पूछा है, तो देख लेते हैं। हाँ, बैंकों का बैंक, ये भी है। यहाँ फेडरल बैंक ऑफ लिमिटेड जो है, यही नहीं है। डिटेल देखते हैं।
फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। इसका मुख्यालय अल्वा, केरल में है। इसे 23 अप्रैल 1931 को ट्रावनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। शाखा बाजार, पूंजीकरण तथा कुल जमा में इसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। डिटेल देखते हैं, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक SBI नाम दिया गया। किसका नाम? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम राष्ट्रीयकरण के बाद SBI भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई 1955 को किया गया था। 27 जुलाई 1921 को बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल का विलय कर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो तीनों का जो है विलय कर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तीन कौन कौन थे? तो बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था, बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बंगाल, तीनों का विलय कर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे कहा जाता है क्या? स्वावलंबन दल। स्वावलंबन दल कहा जाता है। चलिए डिटेल देखते हैं, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे स्वशक्ति, स्वयं सिद्धा तथा स्वावलंबन दल कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या है हमारा 1 सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? तो कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? तो नाबार्ड तैयार करता है, नाबार्ड। चलिए डिटेल देखते हैं, नाबार्ड अर्थात जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है। नाबार्ड का उद्देश्य एक सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। डिटेल देखते हैं, नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई। किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? तो शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर की गई। शिवरामन समिति याद रखिएगा। यह बैंक मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग को पता होगा 1982 में हुई थी।
तो अगला क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था कब? तो 1982 में। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ कब? 1982 में। डिटेल देखते हैं, एग्जिम बैंक की स्थापना भारत निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत वर्ष 1982 में हुई थी, ताकि निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सके। यह एक वैधानिक निगम है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो कहाँ नहीं है? सिक्किम में नहीं है। सिक्किम में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। डिटेल देखते हैं, सिक्किम को छोड़कर शेष सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एवं केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू एवं कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर दोनों है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? तो कौन परिवर्तित हो गई? तो बंधन बैंक जो है परिवर्तित हो गई थी। डिटेल देख लेते हैं, बंधन बैंक भारत की प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में 23 अगस्त 2015 को एक बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बाद परिवर्तित हो गई। इस बैंक का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। डिटेल देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मूलतः यह कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है, सत्य है? तो बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। यही सही है, ये सही है। डिटेल देखते हैं, बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों द्वारा दी जा रही कतिपय सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर कार्यवाही करती है। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बैंकिंग लोकपाल अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। विचार विमर्श के माध्यम से शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे दोनों पक्षों, बैंकों और ग्राहक को बुलाने का अधिकार है। इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है समाधान करता है ग्राहकों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था हम देखते हैं। तो चलिए आप लोग देखते हैं, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। क्या है? औद्योगिकरण है। डिटेल देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधारों को
तीव्र एवं उचित तरीके से शुरुआत करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति जारी की गई। किसके द्वारा? नरसिम्हा राव सरकार द्वारा। इस नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित के माध्यम से संबंधित संरचनात्मक सुधार हुए। नंबर 1 उदारीकरण, नंबर 2 निजीकरण, नंबर 3 वैश्वीकरण। जबकि औद्योगिकरण इसमें सम्मिलित नहीं था, क्योंकि नई आर्थिक नीति में औद्योगिकरण नीति को उदार बनाना तथा निजी क्षेत्रीय उद्योगों के औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन करना शामिल था। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण शामिल था, तीनों शामिल था, औद्योगिकरण शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? तो कौन है? जीवी रामकृष्णा। जीवी रामकृष्णा। देखते हैं डिटेल। भारत में वर्ष 1991 से 92 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 1992 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में शेयरों के विनिवेश से संबंधित समिति का गठन डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में किया था। इसका काम विनिवेश कार्यक्रम से संबंधित उपाय सुझाना था। वर्ष 1996 में सरकार ने उक्त समिति की अनुशंसा पर जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया था। वर्ष 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से प्राप्त होता है? तो उत्पाद शुल्क से। उत्पाद शुल्क से केंद्र सरकार की आय का सबसे अधिक हिस्सा उत्पाद शुल्क। कहां से? उत्पाद शुल्क। बजट 2021 से 22 के अनुसार केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा वस्तु एवं सेवा कर, उसके पश्चात आयकर तथा निगम कर है। देखिए 2021-22 आंकड़ों के अनुसार जो है बजट 2021-20 आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वस्तु एवं सेवा कर है। प्रेजेंट में वस्तु एवं सेवा कर है, दूसरे पे जो है आयकर है और तीसरे पे जो है निगम कर है। याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। पहले पे वस्तु एवं सेवा कर है, दूसरे पे आयकर है और तीसरे पे जो है निगम कर है। पहले पे वस्तु एवं सेवा कर, दूसरे पे आयकर, तीसरे पे निगम कर। वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, निगम कर। अब याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा रहा है। कितना रहा है? तो 7.17 लाख करोड़ रुपया। 7.17 लाख करोड़ रुपया रहा है। चलिए डिटेल देखते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार के राजस्व प्राप्ति और खर्च के बीच का अंतर होता है। राजकोषीय घाटा सरकार के राजस्व प्राप्ति और खर्च के बीच का अंतर होता है। वित्त वर्ष 2018 से 19 की अप्रैल-नवंबर अवधि में देश का राजकोषीय घाटा 7.17 लाख करोड़ रुपया रहा। मतलब 18 से 19 के बीच में 7.17 लाख करोड़ रुपए रहा है। यह पूरे साल के बजटीय लक्ष्य का 114.8% हो गया। इसका मुख्य कारण राजस्व की वृद्धि दर कम होना है। वर्ष 2019 से 20 में संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 7.67 है लाख करोड़ रुपया है एवं 2021 से 22 के बजट के अनुमान में राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो 15.7 लाख करोड़ रहा है। 15.7 लाख करोड़ रुपए रहा है, यानी 6.8% रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो ब्याज का भुगतान।
ब्याज का भुगतान रहा है। डिटेल देखते हैं। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज की अदायगी है। वर्ष 2016 से 17 में राजस्व व्यय जो है 17,31,037 करोड़ रुपया 17,31,037 करोड़ रुपया है, जिसमें से ब्याज भुगतान जो है 49 जिसमें जो ब्याज भुगतान रहा है 4,92,670 करोड़ रुपया। सब्सिडी जो है कितनी रही है तो 25,433 करोड़ रुपए रही है। और रक्षा व्यय में तो रक्षा व्यय क्या रहा है तो 1,62,759 करोड़ रुपए रहा है। 2017-18 में योजनागत और गैर योजनागत जो है व्यय की श्रेणी रंगराजन समिति की सिफारिशों की अनुशंसा से समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान रहा है तो चौथा स्थान रहा है। 2016-17 में रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? चौथा। अभी भी चौथा ही है शायद। देखते हैं डिटेल। 2016 चौथा देश हो गया। गत वर्ष छठे स्थान पर बजट हो जाएगी रक्षा बजट। 2016-17 के बजट में रक्षा खर्च में 13.1% की वृद्धि के साथ ही भारत रक्षा पर खर्च करने वाला विश्व का चौथा देश हो गया। गत वर्ष यह छठे स्थान पर था। गत वर्षों में छठे स्थान पर था। बजट 2020 से 21 में रक्षा पर जो है 32,03,053 करोड़ रुपया बजट अनुमान खर्च किया जाएगा। 32,03,053 करोड़। सॉरी दोस्तों, इसमें जो है हम गलत बोल दिए। 3,23,053 करोड़ रुपया है। 3,23,053 करोड़ रुपया है। 3,23,053 करोड़ रुपया बजट अनुमान खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? कौन जो है थोक मूल्य सूचकांक के घटक हैं तो प्राथमिक वस्तुएं हैं, सही है। ईंधन और बिजली हैं थोक मूल्य सूचकांक, ये भी सही। विनिर्मित उत्पाद हैं, ये भी सत्य है। क्या है? सेवाएं नहीं है। सेवाएं नहीं है इसमें जो है, देख लीजिए ये ऑप्शन सही है। 1, 2, 4 है। डिटेल देखते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। प्राथमिक वस्तुएं हैं, ईंधन और बिजली हैं, उसके बाद विनिर्मित उत्पाद हैं। भारत में नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर का प्रयोग होता है। तो थोक मूल्य सूचकांक में मुख्य घटक कौन है? प्राथमिक वस्तुएं हैं, ईंधन और बिजली है, विनिर्मित उत्पाद हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है तो सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है। चलिए डिटेल देखते हैं हम। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर जो है कौन कौन से हैं? इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। आय कर हैं, संपत्ति कर हैं, निगम कर हैं। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में आय कर है, संपत्ति कर है, निगम कर है। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या शामिल है तो उत्पाद कर है, आयात कर है, मूल्य वृद्धि कर है, सेवा कर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और रख लीजिए, इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष कर हैं, बिक्री कर है, राज्य उत्पाद कर है
और मनोरंजन कर आदि हैं। राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर, राज्य उत्पाद कर और मनोरंजन कर आदि हैं। अब राज्य सरकारों के जो अप्रत्यक्ष कर हो गया, उसके बाद वर्तमान में सेवा कर को जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। वर्तमान में जो है सेवा कर को कहाँ समाहित किया गया है, तो जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में आयकर को कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है आयकर को? प्रत्यक्ष और प्रगामी। भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कर कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष और प्रगामी। भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय का एक उदाहरण है, तो एक प्रिंटर की मरम्मत। एक प्रिंटर की मरम्मत उदाहरण है। डिटेल देखते हैं। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देयता की कमी होती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, ऋणों के अनुमान पर किए गए व्यय आदि। दिए गए प्रश्नों में एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का उदाहरण है। इससे सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो रक्षा व्यय जो है शामिल नहीं है। बाकी आर्थिक सेवाओं पर व्यय शामिल है, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय शामिल है, राज्यों के लिए अनुदान शामिल है। ठीक है, आगे डिटेल देखते हैं। केंद्र सरकार के विकास व्ययों में रक्षा व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है जी। डिटेल देखते हैं। आय के अधिक व्यय करना तथा उस घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का सृजन करना घाटे की वित्त व्यवस्था यह हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। हीनार्थ प्रबंधन के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, परंतु वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ने पाती, इसलिए कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, क्या कहलाता है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति कहलाती है वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। महंगाई बढ़ गई है, मार्केट में पैसे आ जाएंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एक सामान के लिए कई खरीदार हो जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अगला डिटेल देखते हैं। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, परंतु अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य में अधिक वृद्धि हो जाती है। भाई, एक सामान के कई खरीदार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है उसके रेट, उसके भाव बढ़ जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो कौन करता है? परिवार योगदान करता है। सकल घरेलू बचत में परिवार प्रमुख योगदान करता है। सकल घरेलू बचत में जो परिवार है वो प्रमुख योगदान करता होता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।
आशा है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, न की हो तो उन्हें तो ज़रूर शेयर किया करिए जिन्हें आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, अगले पार्ट में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।